आई थिंक आप सभी की फॉर्म फिलिंग्स हो चुकी है और उसी के साथ अब बारी आ चुकी है अगले स्टेप की। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आरपीएससी अड्डा। मैं कीर्ति मोरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सिलेबस डिस्कशन सेशन में। अब ये क्या होने वाला है सेशन, ये किस पर बेस्ड है मैम, इसे हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि मैम ये जो सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली क्या ये पूरा हमको पढ़ना होगा? क्या मैम हर एक चीज को हमको बहुत डेप्थ में पढ़नी होगी? क्या मैम डेफिनेशंस जो इतने सारे ऑथर्स ने दी है, सबने अपना जो महारथियों ने अपना जो योगदान दिया है, क्या वो सारा हमको पढ़ना होगा? इतना सारा मैम इतने छोटे से टाइम में हम कैसे कंज्यूम करेंगे? इतना सारा कैसे लर्न करेंगे? इन सभी का जो क्रक्स है, इन सभी का जो विथ डिटेल है, अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कितना सिलेबस को किस तरीके से करा जाए कि विद इन टाइम हम बेस्ट दे सके, है ना? क्योंकि सबसे अच्छी वो चीज होगी कि 3 घंटे में आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं और किस तरीके से पढ़ा जाए मैम कि बेस्ट ऑफ ऑल दे दिया जाए, यानी अपना प्रोडक्टिव हमने जितना लर्न किया उसका हम बेस्ट यूटिलाइज कर दिया जाए। क्या ऐसा पढ़ा जाए मैम जो सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर मैम ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? और मैम बेसिकली जब तक हम सिलेबस को डिटेल में नहीं समझेंगे हम हमारे थर्ड स्टेप पर कैसे बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि सबसे पहली चीज अगर कुछ होगी तो वो है हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, सिलेबस। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए ताकि कल को जब हम हमारी शुरुआत करने जा रहे हैं विद इन 15 डेज का हमारे पास समय है और इस समय को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हर एक यूनिट दिमाग में बैठ जाए एकदम, है ना? और इसी के साथ आज का हमारा सिलेबस डिस्कशन सेशन जो है वो उसी पर बेस्ड है। वही रणनीति को हम अच्छे से आज अपनाएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे कुछ इस तरीके से। साथ ही एक और चीज है मैम, ये सब चीजें तो हम कर लेंगे लेकिन मैम ये नोट मेकिंग कैसे होगी? ये क्या होता है मैम? अब मैम हम इतना सारा सिलेबस को लर्न तो कर लेंगे, लर्न इन द सेंस उसको दिमाग में बैठा लेंगे, उसका एक मोटा मोटा जो रहता है, लेकिन मैम ये सब चीज़ों को बैठाने के बाद क्या हमको नोट्स बनाने पड़ेंगे? क्योंकि मैम हमारे पास समय है बेसिकली 50 डेज का और इन 50 टू अप्रॉक्स 50 डेज या अप्रॉक्स 2 मंथ का, इन 50 डेज में मैम हम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं? और मैम यदि हम नोट्स बनाए तो मैम किस तरीके से बनाया जाए? मैम स्मार्टली कैसे प्लान किया जाए? कैसे स्मार्टली हम पढ़ाई करें मैम? और अगर स्मार्ट स्टडी करना है तो क्या मैम हमको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से याद करनी पड़ेगी? और इसी सब चीज़ों का हम डिटेल में स्टडी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि आने वाले सेशन में हमारा कैसे क्या प्लानिंग रहेगी। उसी के साथ आज का जो हमारा सिलेबस डिस्कशन है उसी की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है। चलिए, तो ये हमारा कॉमर्स का सिलेबस है नेट का, यूजीसी नेट का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 10 यूनिट्स होती है। अब पहले देखते हैं पैटर्न क्या होता है मैम, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने यूनिट्स में से कितने आते हैं, ये भी तो बहुत समझना जरूरी है। तो लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है टोटल 150 क्वेश्चन का ये पूरा आपका परीक्षा रहती है, पूरी 150 क्वेश्चंस की। ओके मैम, लेकिन इसमें कितना टाइम होता है? तो मैम इसमें जो टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स का। 3 आवर्स का जो रहता है इसमें टाइम रहता है। अगर 3 आवर्स का टाइम रहता है तो मैम एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? तो 1 क्वेश्चन जो रहता है इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स का होता है। ठीक है मैम, ये चीज़ तो सबसे पहले अगर कुछ चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं हम, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि हम फ्रंट पेज पर सबसे पहले ये लिखें कि हमारे सिलेबस का पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है और किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, सबसे बेसिक सी जो चीज़ होती है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 आवर्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। अब मैम क्या 150 के 150 क्वेश्चन कॉमर्स से आते हैं? नहीं, इसमें जो है वो 2 पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है पेपर 1 जो कि सबके लिए इक्वालिटी रखता है, यानी कि सबके लिए समान जो पेपर होता है जनरल पेपर कहलाता है। और पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट का है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वाणिज्य, दैट इज कॉमर्स। और इसका ये पूरा पैटर्न है, पेपर 1 एंड पेपर 2। मैम 150 क्वेश्चन दोनों में से आते क्या? नहीं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 से
एंड 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 से। ओके मैम सारे एमसीक्यूज आते हैं? यस सारे एमसीक्यूज ही आते हैं। मैम ये पेपर किस पैटर्न पे होगा, ये कैसा होगा? तो पेपर जो होगा वो सीबीटी मोड पर होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है चलिए अब इसमें क्या रहता है, ये पेपर जो होगा क्या मैम ये हिंदी में होगा? यस ये बायलिंगुअल पेपर रहता है, दैट इज इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहता है, यानी ये रहता है बायलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप स्विच कर सकते हैं। टाइमर ऑन स्क्रीन चलता रहता है, टाइमर भी होता है। तो ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि बेसिकली होता क्या है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का ईच होता है, यानी टोटल कितने का पेपर हो गया? टोटल हो गया 300 मार्क्स का पेपर। अब मैम कट ऑफ कितनी जाती है, कितने % मार्क्स लेना होते हैं, किस तरीके से करना होगा, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कैसे इसे पढ़ा जाए, कैसे कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो बेसिकली ये 10 यूनिट्स जो हैं ये हमारे पेपर 2 की है। ठीक है अब पेपर 2 की जो ये 10 यूनिट है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं कि बेसिकली पेपर 2 की 10 यूनिट्स इसमें से आती है, 10 यूनिट्स, और 10 ही यूनिट जो है वो पेपर 1 के अंदर से आती है। ठीक है मैम, यानी टोटल कितनी हो गई? 20 यूनिट्स हमारे पास हो गई है। अब इन 20 यूनिट्स को किस तरीके से पढ़ा जाए? हर एक यूनिट का वेटेज कितना है मैम? अगर इसे लॉजिकली देखा जाए तो हर एक यूनिट में से अगर 100 मार्क्स का पेपर 100 क्वेश्चन का पेपर है, यानी 10 यूनिट है, यानी 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट में से आने चाहिए। और अगर 10-10 क्वेश्चन तो ऐसा होता नहीं है, एनटीए कभी ऐसा करता नहीं है कि हर एक यूनिट से एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको क्या कर लेता है, उसको मैनेज कर लेता। अगर इस साल फर्स्ट यूनिट में से 8 क्वेश्चन दिए हैं और सेकंड यूनिट में से 12 क्वेश्चन दिए, तो क्या पता अगली बार 12 और 8 आ जाए। तो ये एनटीए का रहता है, बट बेसिकली जो चीज रहती है वो ये है कि हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस का जो रहता है योगदान रहता है। ठीक है अब हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज है अगर, तो कौन सी यूनिट सबसे पहले शुरुआत की जाए? तो कौन सी यूनिट सबसे पहले शुरुआत की जाए? तो चलते हैं शुरू से 1 to 10 और देखते हैं सिलेबस क्या कहता है, फिर करते हैं आगे डिस्कशन, है ना। सबसे पहली जो यूनिट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये यूनिट क्या कहती है? सेकंड है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जो 12th में हमने पढ़ी, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस वाले अकाउंट्स, ये सारी अकाउंट्स, साथ ही ऑडिटिंग। उसके साथ नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 3rd यूनिट है। 4th है फाइनेंस, 5th है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, 6th है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, फिर है बैंकिंग, उसके बाद है मार्केटिंग, लीगल रिसर्च एंड लास्ट एंड फाइनल जो है वो इनकम टैक्स। इसका ऐसे कुछ नहीं आता है कि पर्टिकुलरली यूनिट वाइज ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस जो आते हैं वो मिसमैच मिक्स ही आते हैं, लेकिन इनका एक पूरा प्रोसीजर है जो सिलेबस में दिया है, एनटीए ने दिया है कि टोटल 10 यूनिट्स होती है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है हर एक यूनिट के अंदर। चलो तो पहली यूनिट जो है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट की, और बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर क्या आता है ये देखते हैं, एक सेकेंड। ओके तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक कंसेप्ट पूछते हैं। बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कितने तरह का होता है, मैक्रो कौन सा होता है, माइक्रो कौन सा होता है, माइक्रो में क्या क्या आता है, मैक्रो में क्या क्या आता है, इसका ट्रिक भी है ना। अब इसकी क्या ट्रिक है अभी हम देखेंगे। अरे यहाँ थोड़ी बतानी है ट्रिक मैम, यहाँ ट्रिक बता दोगे तो हम कंसेप्ट बैच में क्या सीखेंगे, है ना। आरपीएससी अड्डा की एक कंसेप्ट बैच है, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो आरपीएससी अड्डा की एक जो कंसेप्ट बैच लॉन्च हुआ है उसमें क्या सीखेंगे मैम, अगर आप ट्रिक ही यहाँ पे बता दोगे। तो बेसिकली ये हमारा एक अभिमन्यु बैच है जिसमें हम हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से विद कंसेप्चुअली विद बेसिक्स हम सीखेंगे। और मैम ये कितने की है? अरे मैम ये तो सिर्फ 3000 की है, और 3000 मैम इतना सारे पूरे 10 यूनिट्स आप हमको इतने एक्सप्लेनेशंस के साथ दे रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर हम लाखों का सपना देख सकते हैं, वहां मैम 3000
का एक कोर्स तो परचेज करके इतनी मेहनत कर ही सकते हैं ना। आपका ये वो लाइव अमाउंट है जिससे आप अपनी मेहनत को सफल कर सकते हैं, है ना। और उसी के साथ हम आगे देखते हैं, और वो ये है कि सिलेबस में जो प्रॉपर ट्रिक्स है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कितने तरह का होता है, नॉन इकोनॉमिक कैसा होता है, इन्वायरमेंट के जो है उसमें कौन से ट्रिक यूज होती है, जैसे कि एक पेस्टल करके ट्रिक है ना, वो मैक्रो में यूज की जाती है। तो मैम ये किस ट्रिक्स से हम लर्न करें, यही सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है मैम क्या ट्रिक से याद किया जाए, इतना सारा कैसे याद करेंगे, ये सब मिलेगा आपको कंसेप्ट बैच, हमारा जो अभिमन्यु बैच है, जो कितने में है, मात्र 3,000 रुपए में आपको पूरा सिलेबस की तैयारी के साथ साथ आपको हर चीज बिल्कुल ट्रिक्स के साथ लेकर चलेगा। चलिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है, लीगल इन्वायरमेंट, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेरा, फैमा, ग्लोबलाइजेशन, WTO, गैट, कौन कौन से किस किस के अंदर रीजनल इंटीग्रेशंस होते हैं, ये सब इसके अंदर देखेंगे। उसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं, और वो है तो ये इसी का है, इंटरनेशनल बिजनेस का ही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI, FDI, FII, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट इन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन। अब मैम रीजनल इंटीग्रेशन के अंदर ये एशियान, साफ्टा एंड नाफ्टा क्या है, इसकी भी एक ट्रिक है ना, कौन से एग्रीमेंट किससे बना है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है मैम, ये साथ, और यही से सारा सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो, और कहीं क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं तो मैम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज परचेज की जाए RPSC अड्डा की, जिससे हमको आइडिया लग सके, है ना, कैसे कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ा जाए। चलिए उसी के साथ आगे चलते हैं, और सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स आते हैं, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट, होल्डिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आ गया। उसी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ गया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के साथ साथ आ गया रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से क्वेश्चन बनते हैं उसके सेक्शंस को लेकर सबसे ज़्यादा। तो बस यही सीखना है मैम आपसे कि आप किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चंस पढ़ाते पढ़ाते हमको बता सके, कौन सा कम से कम टाइम में पढ़ा जाए, कैसे मैम IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो मैम इतने सारे अबव 100 है, तो मैम उनको कैसे पढ़ा जाए, यही तो ट्रिक हमको सीखनी है बैच में, है ना, यही तो हमको RPSC अड्डा के बैच में सीखनी है। मैम ये बैच तो सिर्फ 3000, अब कुछ बच्चे पूछते हैं मैम सिर्फ 3000 में आप इतना सारा सब कुछ कैसे दे सकते हैं, यही तो एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके कम से कम समय में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, और थर्ड यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न स्केल, theory of cost, short run and long run cost curves, price discrimination under different market forms, pricing strategy, scheming क्या होता है, penetration क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, मैम इतना सारा कैसे याद करेंगे, यही तो ट्रिक्स है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो हमारी फोर्थ यूनिट है, उसके अंदर फाइनेंस आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर और बजटिंग के अंदर कौन कौन से डिसीजंस आते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के किस किस ने क्या क्या हमको दिए हैं, डिसीजंस दिए, क्या क्या थ्योरीज दी है। चलो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज आ गया। उसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है मेजर ऑफ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आता है, मीन मोड मीडियन, डिस्पर्शन कितना डेटा बिखरा हुआ है, उसके साथ स्क्यूनेस आ जाता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट। मैम इनकी ट्रिक्स है क्या कंसेप्ट बैच में, क्या मैम अभिमन्यु बैच में ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है? बिल्कुल इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है बैच के अंदर ताकि आपको वापस देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैम ये बैच क्या हमको पूरे 2-3 साल तक का लेना पड़ेगा क्या?
अरे आरपीएससी अड्डा का तो सबसे बड़ा मोटो ही है कि कम से कम समय में बच्चों को इतना अच्छा दिया जाए ताकि उनका फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में निकल जाए। तो 1 ईयर के लिए है मैम। क्यों 1 ईयर के लिए क्यों है मैम? ये 1 ईयर के इसलिए है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो 1 साल के अंदर इतना क्लैरिफिकेशन इतनी अच्छी है, आप इससे वैलिडेट हो जाए, इतने अच्छे से सीख जाए कि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बिल्कुल क्रैक हो जाए एग्जाम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट आ जाता है क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, रैंक कोरिलेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट क्या है मैम? तो नेक्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। एचआरएम के अंदर क्या क्या आता है? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन, डिजिटाइजेशन, इंश्योरेंस टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन इंश्योरेंस, है ना। और फिर आती है नेक्स्ट और वो है 8th यूनिट यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे अच्छी यूनिट है। उससे पहले कुछ है? ओके, तो ये आ गया हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, और एचआरएम ये वाली यूनिट थी। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपेंसेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। उसी के साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या आएगा? कैसे कौन सा बैंक पहले आया, किस इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान था, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब एक्ट के अंदर आया, कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस है, आरबीआई के क्या फंक्शंस है, कब आया, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज, आईपीओ, सेबी, सबका क्या रोल रहा है, इंश्योरेंस, डिजिटाइजेशन, ये सब चीजें, ठीक है। उसी के साथ 8th यूनिट जो रही है वो रही है बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट की। इसके अंदर आता है मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग के कंसेप्ट, फिलोसफीज, मार्केटिंग के अप्रोचेस, चैनल्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। अब ये एसटीपी है, ये प्लानिंग है मैम, ये सब चीजें लर्न करनी पड़ेगी बिल्कुल, और बिल्कुल इजीली कैसे लर्न होगी मैम? ये कंसेप्ट बैच हम जरूर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसको समझेंगे, है ना। प्रोडक्ट डिसीजंस कैसे होता है, प्राइसिंग डिसीजंस कैसे होता है, प्रमोशन डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। उसी के साथ नेक्स्ट है 9th यूनिट, सेकेंड लास्ट यूनिट, जिसमें आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा 1930s, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपटीशन एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट, टेक्नोलॉजी एक्ट, आरटीआई 2005 एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली ये जो रहा है लीगल एस्पेक्ट्स के जो बेसिकली एक्ट्स रहे हैं, टोटल 9 या 10 एक्ट्स हैं, तो ये सारे एक्ट्स रहे हैं। उसी के साथ हमारी जो सिलेबस है उसके लास्ट एंड फाइनल यूनिट है ये, और वो है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या है मैम? इनकम टैक्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम किस किस के अंदर होती है, ग्रॉस टोटल इनकम, इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। मैम इतना वास्ट सिलेबस है इनकम टैक्स का, तो ये तो जस्ट लाइक सीए का सिलेबस लग रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसको इतना वास्ट को पढ़ेंगे, इसमें ही हमको तो 1 साल लग जाएगा सिर्फ 10th यूनिट को करने में ही। नहीं, ये यूनिट को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र आपको सिर्फ, अगर आप कंसेप्ट बेसिस पे कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आपको इस यूनिट को करने के लिए मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 डेज चाहिए। 5 to 10 डेज भी ज़्यादा होगा, या हम कह सकते हैं 2 से 3 दिन। कैसे मैम? इसमें वही पढ़ना है जो बेसिकली एनटीए ने पिछले 10 ईयर्स में बोला है, जो पिछले 10 ईयर्स में पूछा है, या पिछले 20 ईयर्स में आया है। और अगर पिछले 10 to 20 ईयर्स में अगर ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही चीज़ आ रही है, तो मैम ये कहाँ से पता चलेगा हमको? ये जो चीज़ हमको पता चलेगी वो पता चलेगी हमारा जो कंसेप्ट, जो अभिमन्यु बैच है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, वहाँ से हर एक चीज़ सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड होगी जो यूजीसी नेट ने सबसे ज़्यादा बार पूछी है, या उसके नियर बाय से कोई क्वेश्चंस आए हैं, या उसका कंसेप्ट इतना अच्छे से पढ़ लिया जाए कि आगे के क्वेश्चंस में हमको डाउट सेशन या डाउट्स ना हो। उसी के साथ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के सामने, और वो ये है कि ये हमारा एक, वेट अ सेकेंड, ओके, तो ये हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है जहां पर आपको सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वो क्या अपॉर्चुनिटी है मैम? वो अपॉर्चुनिटी ये है आप सभी के लिए कि आप यहाँ पर या ऐप में मोस्टली जो भी क्लासेस होती है उसकी फ्री पीडीएफ्स आप सभी के लिए अवेलेबल हो।
इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है कि फ्री पीडीएफ ही दे रहा है इंस्टीट्यूट, तो हाँ ना, कि मैम तो कीर्ति मैम तो सीधे फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है जहां पर ओपन चैट्स भी अवेलेबल है, फ्री नोट्स पीडीएफ से। इनफैक्ट जो भी नई नई वैकेंसीज आ रही है उन सभी के कॉमर्स के अपडेट्स अवेलेबल होंगे यहाँ पर। डेली लाइव सेशंस कितने टाइम में कब यूट्यूब पर होंगे वो सभी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो इसी के साथ जल्दी से जाकर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और उसी के साथ सबसे पहला ये करना होगा कि आरपीएससी अड्डा का बैच लेकर हमको शुभारंभ करना होगा, क्योंकि एग्जाम जो हो गया है बहुत नजदीक आ गया है और हमको जल्दी से जल्दी मैम कैसे आपकी ट्रिक्स से कैसे लर्न किया जाए कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैम हम बेस्ट जेआरएफ लेकर ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर 100% लेकर हम आ सके। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं और फिर मुलाकात करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ। थैंक यू।